तो 30 सेकंड बाद आपके सामने छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल आएगा, जिसमें हम नॉर्थ छत्तीसगढ़ या जिसे हम सरगुजा रीजन कहते हैं, वहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी ने यहां कोई फेस नहीं दिया, कोई चेहरा नहीं दिया, लेकिन चेहरा आपका नहीं था। इस पर फिलहाल छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ सरगुजा से हम शुरू करेंगे, विधानसभा की जहां 14 सीटें हैं। 3 लोकसभा क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में यह इलाका बटा हुआ है। 2018 में 14 की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। बीजेपी का स्कोर 0 था, यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 100 था, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 0। 2023 में क्या परिस्थिति बन रही है, आइए आपके सामने अब हम इस एग्जिट पोल की शुरुआत करते हुए पहला आंकड़ा रखने जा रहे हैं। तो यह आपके सामने छत्तीसगढ़ की तस्वीर सबसे पहले हम रख रहे हैं। सरगुजा क्षेत्र की 14 सीटें जहां पर हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 8 सीटें उत्तर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, एग्जिट पोल का यह कहना है। 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये वो रीजन जहां 2018 में बिल्कुल समाप्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी और स्वीप किया था कांग्रेस पार्टी ने, वहां बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है कांग्रेस पार्टी से। 8 भाजपा और 6 कांग्रेस पार्टी को सीटें जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। हमारी स्क्रीन पर भी आप ये आंकड़े देख पाएंगे। देखिए, बीजेपी 8 और +8, 0 से 8 का सफर तय कर पा रही है। इस बार बीजेपी 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का नुकसान सरगुजा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 14 से घटकर 6 पर आ रही है। अन्य को यहां पर अभी कोई सीट मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये 14 की 14 सीटें जो है सरगुजा की, वो आपको एक अलग किस्म की कहानी बता रहे हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है, हमें इंतजार करना पड़ेगा केंद्रीय छत्तीसगढ़ और दक्षिण और छत्तीसगढ़ के आंकड़े जब आपके सामने हम रखेंगे उसका। लेकिन फिलहाल जो शुरुआत हुई है उत्तर छत्तीसगढ़ से, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी। ये देखिए, महादेव का आशीर्वाद है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, सारे घोटाले, भर्ती घोटाला किया और वादे पूरे नहीं किए, महतारी स्कीम में पैसा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया, फूड पार्क नहीं बनाया, तो मुझे लगता है इसका प्रभाव जो है वो दिख रहा है। सापरा साहब क्या कहेंगे, यहां तो स्वीप था कांग्रेस पार्टी का। नहीं, कोई बात नहीं, आगे आने वाले नतीजे जो है उसके अंदर भी देखिएगा। ये कोई एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, ये एग्जिट पोल है। हो सकता है कि आंकड़े बदल भी सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से जो अगर 2018 का जो एग्जिट पोल आया था, मैं आपको याद दिलाऊं, उसमें किसी भी एग्जिट पोल ने यह नहीं बताया था कि कांग्रेस को 68 सीटें आएंगी। ये आपको याद दिलाना चाहूंगा, तो ये बदल भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन जी, सरगुजा ट्राइबल बेल्ट, वहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म होने के बाद उठ करके आ रही है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि निजी तौर पर मेरा भी ये मानना है कि जब आपका एग्जिट पोल खत्म होगा तो शायद सापरा साहब आपकी प्रशंसा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अब चूंकि सापरा साहब को अभी तो, और ठीक भी है, पार्टी के प्रवक्ताओं को अपना ही पक्ष रखना चाहिए, उनको क्यों इधर उधर जाना। लेकिन इस रीजन की, जिस सरगुजा की बात आप कर रहे हैं, वहां से TS सिंहदेव आते हैं। पूरे 4 साढ़े 4 साल वो संघर्ष में रहे। राहुल गांधी की मध्यस्थता में 2.5 वर्ष का मुख्यमंत्री बनना है, ये सरगुजा राजघराने की जो विरासत है उनके पास, उसमें वो कहते हैं। और वो तो यहां तक कहते हैं कि भाई जिस दिन हमको लगेगा हम चुनावी राजनीति से ही बाहर चले जाएंगे, वो तो कहते हैं हम अगर ना होता तो हम चुनाव न लड़ते। अब क्या ये एक जो सेंटीमेंट था उसको भारतीय जनता पार्टी भुना पाई? दूसरा, क्या आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जो पैन इंडिया छवि है उसका कुछ लाभ वहां मिल रहा है क्या? मुझे ये 2 महत्वपूर्ण चीजें दिखती हैं, जो आगे आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन सरगुजा में अगर भाजपा आगे जा रही है, कांग्रेस पिछड़ रही, तो उसकी एक बड़ी वजह यह दिखती है। और मुझे यह भी लगता है कि शायद कांग्रेस को भी इसका थोड़ा एहसास था। एक समय के बाद कांग्रेस का जो औपचारिक, जो कहते हैं ना कि ऑफिशियल जो पोस्टर जारी हुआ था, उसमें पहले भूपेश बघेल ही हुआ करते थे, बाद में हटा दिया। यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस सवाल पर कहते थे कि तय करेंगे बाद में, हमारा तो विधानमंडल तय करता है। तो शायद उनको भी थोड़ा एहसास रहा होगा। अब देखिए, 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में 15 सीटों पर सिमट गई थी, और यहां एक रीजन में आप देख रहे हैं कि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। तो ये क्या बाकी छत्तीसगढ़ के लिए भी एक संदेश है, एक इशारा कर रहा है? थोड़ी देर में खुल जाएगा। बहुत क्लोजली कवर देखा है इस चुनाव को समीर जी ने भी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे लग रहा है जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया, TS सिंहदेव का एक बड़ा फैक्टर रहा था इस एरिया के अंदर। वो यहाँ से बड़े नेता आते हैं। पिछली बार ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए इस एरिया का पूरा वोट बैंक भारतीय कांग्रेस के पास चला गया था। मुझे लग रहा है इसके इस कारण के अलावा एक आदिवासी वोट बैंक का भी एक बड़ा रीज़न रहा है। आदिवासी और दलित, मतलब SC/ST सीटें अगर देखी जाए तो 39 सीट से जो छत्तीसगढ़ के अंदर रिजर्व है, 29 सीटें आदिवासियों के लिए और 10 सीटें SC के लिए। मुझे लग रहा है इस क्षेत्र की जो आदिवासी सीटें, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। यह परिणाम ये बताता है कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है, जो लाभार्थी रहे, वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस शिफ्ट हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे चुनाव में, चुनाव से पहले भी किसी ने भी ये नहीं माना कि बहुत नजदीकी मुकाबला होगा। हर ज्यादातर विश्लेषक, मैं कहूंगा लगभग सभी ने कांग्रेस पार्टी को आगे माना। चलिए, तुम्हें राहुल जी दक्षिण छत्तीसगढ़ भी दिखा लें, फिर मैं आपके पास आता हूं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 12 सीटें हैं और इन 12 सीटों में आपको अब आपके सामने आंकड़ा मैं रखने जा रहा हूं, कहां भाजपा और कहां कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई दे रही है। 2018 में इनमें से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थीं, तो ये भी लगभग स्वीप था। और 2023 में क्या बस्तर में स्थिति बदलेगी या 15 साल पहले वाली ही स्थिति होगी? आपके सामने आंकड़ा आ रहा है। अब ये है बस्तर रीजन यानी दक्षिण छत्तीसगढ़, और यहां कांग्रेस पार्टी के पास 8 सीटें हैं, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहां आप देखिए तो दुगनी सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये भी ट्राइबल बेल्ट है, सरगुजा भी ट्राइबल इलाका था, वहां बीजेपी बड़ी पार्टी बनी। दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस कमबैक करते हुए बड़ी पार्टी बनकर दिखाई दे रही है। 8 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहां मिलती हुई दिख रही है 4 सीटें। और इसके साथ ही आप ओवरऑल टैली पर अगर नजर डालेंगे तो हमने 90 में से 26 सीटों का सर्वे दिखा दिया है। 14 सीटें कांग्रेस, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो केंद्रीय छत्तीसगढ़ है, जिसमें शहरी इलाका ज्यादा आता है, क्या वहां पर जो अभी तक आप कांटे की सी ट्रेंड मुकाबला देख रहे हैं, वहां भी क्या ऐसा होगा, या वो पूरा इलाका और ज्यादातर सीटें वही हैं उसको एक तरफा मुकाबला बना देगा? ये हमको देखना होगा। राहुल जी देखिए, इसमें जो ट्राइबल सीट्स हैं उसमें बहुत सारा जो फैक्टर्स हैं वो ये भी हैं। देखिए, बीजेपी का फैक्टर, जैसे अभी आपने एक और रीजन जो बताया, उसमें यह है कि क्रिश्चियन वर्सेस ट्राइबल जो एक संघर्ष देखने को मिला वहाँ पर, वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये भी है, अभी जब आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो उसको बढ़त मिली है, तो ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल ने कोई ट्राइबल्स के लिए काम नहीं किया है। उस सरकार, वहाँ पर कांग्रेस सरकार ने काफ़ी काम भी किया है, लेकिन इसमें किस मुद्दों पर, ख़ास तौर से किन मुद्दों पर इस इलाके में जो है वोट हुआ है। दूसरा, एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो आरएसएस का जो ट्राइबल एरियाज़ में काम है वो हमेशा सराहा गया है, उसको ये माना गया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम ट्राइबल एरियाज़ में किया है। अब क्या उसके कारण बीजेपी को एक एरिया में बढ़त मिली है और दूसरे एरिया में अगर कुछ और फैक्टर्स, जैसे ये अभी जो आप एरिया बताए थे, यहाँ पे नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर कुछ घटनाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल घटनाएं हुई हैं, क्या उसका कोई असर पड़ा? ये सब फैक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ पे वोट करे। तो ये बाय एंड लार्ज अगर ये कहें तो जो ट्राइबल इलाके थे वो बटे हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में, इसीलिए वो जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ का इलाका वो महत्वपूर्ण जाता है। अगर आप पीछे के आंकड़े भी देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं रहा है कि ट्राइबल वोट जो है किसी एक पार्टी को हमेशा गया है। ट्राइबल वोट्स हमेशा आपको दिखेगा कि वो बटा रहा है अलग अलग समय। क्या पाया आपने छत्तीसगढ़ घूमे आप सज्जन? देखिए, हमने तो हमेशा से कहा कि ये स्टेट एक ऐसा था कि बीजेपी अगर 4-5 महीने पहले चाहती तो सारे के सारे समीकरण थे कि बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन स्थानीय नेतृत्व वहाँ पे काफ़ी शिथिल था, आपसी मतभेद भी था। अंत में जो भी आप जो कह रहे हैं कि चुनाव क्लोज आया, उसका कारण यह है कि समीकरण तो थे बीजेपी के पक्ष में, लेकिन अंत में केंद्रीय नेतृत्व ने जितनी कोशिश की, लेकिन देर हो गई। अंत तक चुनाव क्लोज हो जाता, लेकिन अंत में जो कर्ज माफी वाली बात जो हुई, और अभी आपने सरगुजा और बस्तर रीजन की बात की, बस्तर क्षेत्र में तो क्लियरली था कि कर्ज माफी जब कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी तो बहुत सारे आदिवासी एरिया में छोटे छोटे जो सहकारी बैंकों से लोन लेते हैं उनमें यह था कि हम देखते हैं कि बीजेपी के तरफ से क्या आता है। दूसरा, एक क्षेत्र में आदिवासी के अलावा ओबीसी वर्ग भी रहता है जो हमेशा बीजेपी को वोट करता है, वो भी चूंकि किसान है वो भी देख रहा था बीजेपी के तरफ से ऐसा कर्ज माफी के पैरेलल में कोई घोषणा नहीं हुआ। उस कारण से अंत में क्या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को कहीं कहीं वॉक ओवर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने दिया है अपनी शिथिलता से, और इस कारण से वहां पे कांग्रेस लकी रही है छत्तीसगढ़ में, और बीजेपी जीत सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर किसानों के मुद्दे में, किसानों के नजरिए से। अब चलिए छत्तीसगढ़ का पूरा एग्जिट पोल खोल ही देते हैं, फाइनल नंबर आपके सामने हम रख देते हैं। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में 64 सीटें आती हैं विधानसभा की, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद। और 2018 में कांग्रेस ने इन 64 में से 43 सीटें जीती थी, बीजेपी को मिली थी मात्र 14 सीटें। आपके सामने अब ये 64 सीटों का एग्जिट पोल आ रहा है और इसके साथ ये पूरी जो विधानसभा की तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सेंट्रल छत्तीसगढ़ की 64 में से
कांग्रेस पार्टी 37 सीटें जीतती दिख रही है हमें और 23 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की एग्जिट पोल की तस्वीर यह बता रही है कि कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर यहां सरकार बनती हुई दिख रही है हमें। कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिल सकती हैं 90 में से। भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 के बीच में रह सकती है। यह इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन है छत्तीसगढ़ के लिए। फिर आपको बता दें, 90 में से कांग्रेस पार्टी को 46 में से 56 सीटें, बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा यह हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है हमें छत्तीसगढ़ के अंदर। बीजेपी के लिए जो अनुमान आ रहा है 30 से 40 का, ये पिछली बार 2018 के उसके प्रदर्शन जो 15 सीट था उससे बहुत बेहतर है। अब सवाल यह है कि क्या यह और नजदीकी मुकाबला हो सकता था, जैसा अभी सज्जन कुमार कह रहे थे, अगर बीजेपी की तरफ से और थोड़ा पहले से तैयारी की गई होती, या कांग्रेस पार्टी जो है उसकी तरफ से कहीं कोई चूक रही कि पिछली बार का प्रदर्शन वो नहीं दोहरा पा रही। हालांकि बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, 90 में आप देखें तो 46 मेजॉरिटी मार्क होता है। उस लिहाज से ये जो आंकड़े आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कंफर्टेबल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब विजय लक्ष्मी हमारी जो सहयोगी है वो हमको बताएं कि क्या ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं कांग्रेस पार्टी का अपना जो अंदरूनी आंकलन है उससे मेल खाते हैं या नहीं। विजय लक्ष्मी। बिल्कुल, देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी आंकलन है वो 50+ का है। 50 से 55 के बीच कांग्रेस पार्टी मानती है कि वो छत्तीसगढ़ में जो है वो नंबर लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि सरगुजा और बस्तर जैसे इलाकों में 50% सीट्स जो हैं वो घट सकती हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, हालांकि जो बहुत ही अगर हम कहें नेगेटिव असेसमेंट कांग्रेस करती है तो वो बिलो 50, 46 से 50 के बीच भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता जो हैं वो मानते हैं, सेंट्रल लीडरशिप भी मानती है कि 50 से 55 के बीच कांग्रेस पार्टी रहने वाली है छत्तीसगढ़ में। इसलिए ऐसे देखें तो भावेश ने जो सर्वे किया वो कांग्रेस पार्टी का अपने इंटरनल असेसमेंट से बिल्कुल मेल खाता हुआ दिखाई देता है। 46 से 56 का रेंज दिया है भावेश झा ने। विजय लक्ष्मी जो बता रही हैं कि 50 के अबव कांग्रेस पार्टी मानती है छत्तीसगढ़ में वो रहने वाली। लेकिन क्या बीजेपी ने ये सोचा था कि वो 30 से 40 तक भी जा सकती है? और अगर ये पोजीशन बीजेपी की रह सकती है तो क्या ये अब बीजेपी के लीडर्स को ये लगेगा कि तो अगर थोड़ी और मेहनत की होती, थोड़ा और पहले से तैयारी की होती तो क्या इस मुकाबले को और कांटे का मुकाबला बनाया जा सकता था? देवेंद्र। और बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और बहुत सारे नेता बीजेपी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में मौजूद, वो ये कहते दिखे दबी जुबान में ही सही कि ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता तो जिताना चाहती थी, हमारा प्रदेश नेतृत्व उस बात के लिए तैयार नहीं था और उस बात के लिए उसने माहौल ही नहीं बनाया। और एक तरह से सरेंडर वाली जो मुद्रा रहती है वो दिखी। और पूरे छत्तीसगढ़ के पिछले 5 साल की अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स को आप देखें तो ऐसा समझ में आएगा कि 5 साल में से चुनाव के कुछ महीनों को छोड़ दें तो प्रदेश संगठन लगभग सोया रहा। और उसकी सबूत, आप सबसे बड़ा सबूत ये सोच सकते हैं कि 6 महीने पहले तकरीबन उनके एक बड़े नेता रातों रात बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। पार्टी को इस बात की भनक तक नहीं थी। पार्टी क्योंकि उसके पहले 15 साल तक लगातार शासन में थी, तो उसके बाद जो विपक्ष के तौर पर संघर्ष करने का मुद्दा था वो बिल्कुल खो चुकी थी। दूसरी तरफ रमन सिंह क्योंकि पिछला चुनाव हार गया और ये मैसेज था कि अब रमन सिंह के लीडरशिप को नकार दिया गया है, दूसरा कोई नेतृत्व वैसा उभर नहीं पाया। तो इन सारे कन्फ्यूजन ने पार्टी की स्थिति और जो परसेप्शन जिसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी चुनाव के लिहाज से, उसने बीजेपी की निष्क्रियता की तस्वीर पेश कर दी थी। अंतिम कुछ महीनों में संघर्ष किया गया, उसमें बीजेपी ने एक स्मार्ट गेम बड़ा चला था और उसी पे पार्टी को उम्मीदें थी कि शायद उससे फर्क पड़ेगा। वो जो महतारी बंधन योजना थी सौरभ, वो बहुत स्मार्ट मूव था। स्मार्ट मूव इस लिहाज से कि सिर्फ उस योजना का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था बल्कि लगभग 50 लाख फॉर्म भी भरवा लिए गए थे। अब किसी महिला से अगर आप फॉर्म भरवाएंगे छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में ये बताते हुए कि तुमको हर महीने 1000 रुपये मिलेगा, भले पार्टी उस काम को कर रही है, काम सरकार का है। अगर सरकार पार्टी की सरकार बनती तब ये सरकार ये काम कर सकती थी, लेकिन पहले बीजेपी ने ये काम कराया, वो एक स्मार्ट मूव था। उसके चलते सीटों में जरूर इजाफा होगा, लेकिन आपने इतनी निष्क्रियता अगर पहले से बरत रखी है और आखिरी समय में ये कोशिश कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि पार्टी का अपना जो फीडबैक है 35-36 सीटों का, वैसे ही नतीजे भी आ सकते हैं। अब जो स्कोर कार्ड है वो हम देख लें तो पहला राज्य जो है एग्जिट पोल पे वो कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी का स्कोर 0, कांग्रेस पार्टी का स्कोर 1। तो अब ये जो दावे हैं 5-0 के लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हम हम इन 5 में से अधिकांश राज्यों में सरकार बनाएंगे। तो ये फिलहाल स्कोर कार्ड
0-1 है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। चरण सिंह सापरा साहब, अच्छी शुरुआत आपकी। छत्तीसगढ़ में 50 सीटों के ऊपर आपका आंकड़ा जा सकता है, मुझे उम्मीद है। अब आप इस एग्जिट पोल को कहेंगे कि ये हकीकत के करीब है। नहीं, मैं तो अभी भी कहूंगा कि ये हकीकत से थोड़ा सा कम है, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आदरणीय विजय लक्ष्मी जी, बट हमारा इंटरनल असेसमेंट जो है वो हमारा 60 से 65 सीट तक का असेसमेंट है। ठीक है, अगर उन्होंने कोई हमारे नेताओं से बात की होगी या असेसमेंट किया है तो वो भी उचित है। सरकार तो कांग्रेस की बन रही है निश्चित रूप से। एक बात क्लियर हो गई है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो मोदी मैजिक है वो रिजेक्ट हो गया है, जो मोदी मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया छत्तीसगढ़ में। ये आपके डेटा से समझ आ रहा है। मैं वोट शेयर दिखा दूं शहजाद, फिर शायद आपको थोड़ा सौरभ जी, और मुझे भरोसा लगता हो। है कि हाँ बिल्कुल, आप वोट शेयर दिखाइए। वोट देखिए, वोट शेयर देख लीजिए आप। बीजेपी का वोट शेयर 41%, 41%, ये प्लस 8% है पिछली बार से। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है 43%, ये बिल्कुल पिछली बार के जैसा ही है। पिछली बार में 43% वोट पड़ा था। 2% वोट का फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। देखिए सौरभ जी, जो मेरी सूचना और फीडबैक है उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो 15 में हम लोग थे, बहुत बुरी स्थिति थी हमारी, पर जिस प्रकार से हमने प्रयास किया है और कांग्रेस पार्टी का कम से कम 3-3.5% वोट शेयर घटा है। कहीं और चैनल्स के भी चल रहे हैं, मैं उसको नहीं लाना चाहता हूं, परंतु मेरे हिसाब से ये 44-45 प्लस दोनों जगह पे है और ये बहुत कांटे की टक्कर है। और कम से कम एक बात आप मानेंगे, देखिए उनकी तो सरकार यहाँ पर थी तो मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, आप उनका वैसे ही स्कोर कार्ड में 1-0 था, पर मैं आपसे कहूंगा कि क्या किसी ने भी यहाँ पर, कोई बैठे हुए विश्लेषक ने ये सोचा था कि इतने कांटे की टक्कर हो? छत्तीसगढ़ के विषय में सभी लोगों ने बीजेपी को वाइप आउट करके रखा हुआ था, कह रहे थे कि इनकी 20-25 सीटें आ जाए। मैं आपकी बात नहीं, मैं ओवरऑल जनरल सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए, यहां जितने लोग बैठे हैं सब ये कह रहे थे कि आपकी सीटें अच्छी बढ़ेंगी, नहीं, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। पर मेरे हिसाब से, एंड नो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि मैं जानता हूं कि भावेश जी ने बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है कि ये जो मार्जिन ऑफ एरर भी है इसमें 1-2% जो है, अगर कांग्रेस का कम हो जाता है तो ये सारी सीटों का गणित इंटरचेंज भी। अभी भी आप कांटे की टक्कर वाले बिल्कुल, मैं प्रेडिक्शन मानते हैं। इस छत्तीसगढ़ में मैं कह रहा हूं कि चुनाव फंसा हुआ है, ये तो मानते हैं ना। मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि 19-20 है, हम लोग आगे निकल सकते हैं। भावेश, अब आप बताइए इस चुनाव के बारे में। देखिए, शुरुआत बीजेपी ने बहुत अच्छी की थी। जो फर्स्ट फेज चुनाव था उसमें लगभग नेक टू नेक था। इनफैक्ट बीजेपी लगभग 6-7 सीटें पे बच्चे कंफर्टेबल पोजीशन पे थी। जो बीजेपी ने जो अनाउंस किया, जो योजना अनाउंस किया, महतारी बंधन योजना, वो एक स्मार्ट मूव था। उसके बाद आपने देखा होगा कि फर्स्ट फेज के बाद कांग्रेस ने भी उसी तरह की योजना अनाउंस कर दी थी। उसके बाद आपने देखा कांग्रेस को शुरू में लगा था कि ये चुनाव बहुत ईजी है, इसलिए वो फर्स्ट फेज को बहुत लाइटली ली थी, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो उसके बाद फिर कांग्रेस को लगा कि शायद ये हमारे हाथों से चुनाव जा रही है, तो उसने एक पैनिक बटन दबाया और उसने बहुत सारे जो योजना थी, उसके बाद उन्होंने मैनिफेस्टो निकाली जिसमें उन्होंने बहुत सारे, जो 3100 रुपीज़ जो पैडी पे जो उन्होंने बीजेपी ने अनाउंस किया, तो उसके 100 रुपये ज़्यादा करके उन्होंने 3200 रुपये अनाउंस किया था। उसका फिर जो कहते हैं उसको काट लाना, फिर महतारी बंधन योजना के भी अगेंस्ट में कांग्रेस ने अनाउंस किया था। उन सब चीज़ को देखने के बाद तीसरा जो एक हम लोग बराबर जिसकी बात करें कि जो स्टेट लीडरशिप जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी बीजेपी के लिए, जो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बीजेपी अच्छी चुनाव लड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब 15 से यदि 35-36 जा रही है और यदि बेस्ट केस सिनेरियो में 40 भी जा सकते हैं, तो इसे बहुत अच्छा चुनाव बीजेपी के लिए माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि देखिए हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि बीजेपी के पास वहाँ पे जो सोशल इक्वेशन है बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि ओबीसी लीडर है भूपेश बघेल। बीजेपी को एक अच्छा लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बीजेपी पीछे रह गई। देखिए, बहुत माहौल बना भूपेश बघेल के खिलाफ, लेकिन ये भूपेश बघेल के लिए थम्स अप है एग्जिट पोल में कम से कम। एक तो मैं कहूंगा कि सापरा साहब, पहले आप थम्स अप करिए। मैंने कहा था ना अभी, जब नतीजे एग्जिट पोल वाले आएंगे तो आप प्रशंसा करेंगे, उसमें आप कंजूसी कर गए। चलिए, नंबर कम हो, आप तो कंजूसी न करें। दिखा दिया, देखिए उन्होंने थम्स अप कर दिया है। क्या बागेली बनेंगे श्योर है? ये ठीक है, लेकिन बागेली बनेंगे श्योर है? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जनता के सामने तो लीडर बघेल ही थे। नहीं बनेंगे। एक बात मैं कहूं, चूंकि हम लोग तो रोज कहानी कुर्सी की में यही डिस्कस करते हैं, बहुत स्पेसिफिक बात हमने कही थी और हम सब लोग एक मत थे इस पर। मैंने तो आंकड़ा भी 35 ±3 का दिया था, फिर से दोहरा रहा हूं, ये चूंकि सार्वजनिक है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव बहुत देर से शुरू किया। भूपेश बघेल ने लीडरशिप के तौर पर बहुत कमाल का काम किया, और जो मुद्दे थे, आप सोचिए कि वहां कोल सेक्रेटरी को जेल हो गई, इसके बावजूद अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बना पाई, अगर निर्वस्त्र होकर दलित लड़के प्रदर्शन कर रहे नहीं मुद्दा बना पाई, तो आप कैसे कहेंगे कोई पार्टी जीतती हुई दिख रही है?
तो वो दिखे ही नहीं रही थी भारतीय जनता पार्टी। इतने सीटें अगर मिल रही हैं तो उसको फिर जिसको कहेंगे ना कि जनता तैयार थी कि अच्छा कुछ सीटें देते, या बना नहीं पाई या जनता ने स्वीकार नहीं किया। देखिए आरोप तो बड़े पैमाने पर लगे, शराब में घोटाला, गोबर नहीं खरीद में देखिए घोटाला, लास्ट मिनट भर्ती के में करप्शन घोटाला, वाले कभी पीडीएस में काम नहीं घोटाला। करते हैं। लास्ट मिनट का करप्शन का आरोप कभी किसी चुनाव में काम नहीं करता है। ये तो देखा नहीं किसी ने ना कि चुनाव में कोई मुख्यमंत्री से कह दे 500 करोड़ रुपया मैंने इनको दिया, यहां तक चला गया था चुनाव। देखिए करप्शन तो एक इशू था। अगर जैसे आप सेंट्रल छत्तीसगढ़ की अभी आपने बात की, वहाँ पे मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। वहाँ पे जो है वो बीएसपी घुसी हुई थी, उसमें जोगी, अजीत जोगी की पार्टी वहाँ थी, वहाँ पर आप चुनाव लड़ी थी। इस तरह से एक ट्राइबल पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ी। तो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में बीजेपी और अच्छा कर सकती थी। ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने वो चुनाव ठीक से नहीं लड़ा है। अगर बीजेपी जो है वो रमन सिंह को पहले से इस चुनाव में उतारती, अगर बीजेपी जोर लगाती, तो ये शायद चुनाव छत्तीसगढ़ का कोई और परिणाम देता। देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए लेकिन ये बहुत ज्यादा संतोष देने वाले आंकड़े होंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिला है, मुझे तो याद नहीं आ रहा, जहां कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली में हम देखते हैं कि शीला दीक्षित ने लंबे समय तक सरकारें बनाई अपनी, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस पार्टी सरकारें रिपीट करने वाली कम से कम उसकी भूमिका उसके बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में वहां वापसी कर रही है कांग्रेस पार्टी और ठीक ठाक मार्जिन के साथ वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। समीर जी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है यह केंद्र और स्थानीय नेतृत्व के बीच का जो फासला था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर रही, भूपेश बघेल स्थानीय नेतृत्व थे और छत्तीसगढ़ियावाद जो उन्होंने नारा दिया था, लोग छत्तीसगढ़ियावाद की जो उन्होंने बात की, पिछड़े नेता आते हैं, रमन सिंह ठाकुर थे, ठाकुर बनाम एक पिछड़े के उन्होंने वहाँ जो बात की थी, मुझे लग रहा है भूपेश बघेल के फेवर में वो जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से अभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कांटे की टक्कर है, मुझे लगता है कि थोड़ा भी 19-20 हुआ तो ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ कोई स्कोप बने। मुझे लगता है कि अभी निर्दलीय और जो अन्य पार्टी का है उसका आंकड़ा बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन भूपेश बघेल आप अभी भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं बीजेपी? बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूं। मुझे लग रहा है 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा और इस बात की संभावना लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी एट लास्ट वहां पर से आपको उम्मीद दिख रही है बीजेपी की कि 2% का गैप है वोट शेयर में, उसके हिसाब से आप कह रहे हैं? जमीनी स्तर पर, बेसिकली जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में काफी इस बार रहा, और रूरल अर्बन जो एरिया, रायपुर का एरिया, जो शहरी क्षेत्र रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से वहां 2000 प्रचार किया, सबसे ज्यादा रैलियां की, मुझे लग रहा है उसका असर छत्तीसगढ़ में जरूर नजर आएगा। देखिए एग्जिट पोल तो कह रहा है कि क्लियर मैंडेट है, इसमें कोई फंसी हुई बात दिखाई नहीं दे रही, ये चुनाव बिल्कुल क्लियर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। एग्जिट पोल हमें यह बता रहा है। सज्जन, आपको लगता है कि यहां पर 19-20 हुआ तो कोई स्कोप बन सकता है बीजेपी? नहीं, छत्तीसगढ़ में मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। कारण यह है कि जो अन्य पार्टियां हैं, जो चाहे वो अमित जोगी हो या बीएसपी हो, 2018 तक जब अजीत जोगी थे फिर भी थोड़ा प्रभाव था, इस बार उसका कोई प्रभाव है नहीं, उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। दूसरा, जो हमारी पार्टी जो नेताम साहब ने दक्षिण संभाग में किया, उसका भी आदिवासियों में असर नहीं हुआ। तो एक चीज क्लियर है कि छत्तीसगढ़ में जनता पहले से है या तो बीजेपी या कांग्रेस, तो हमें लगता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई बहुत उलटफेर, हाँ जीत के आंकड़ों में उलटफेर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है छत्तीसगढ़ आराम से सिंपल मेजॉरिटी क्रॉस कर जाएगी। 50 के आसपास थोड़ा इधर उधर जो आंकड़ा है वही हमें भी लग रहा है कुल मिला के, चूंकि बहुत संभावना नहीं है। राजस्थान वगैरह की जब आगे बात करेंगे या मध्य प्रदेश की तो हो सकती है, छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लग रहा है। अब एक सवाल देखिए, शहजाद ने यहां उठा लिया कि क्या भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे? सापरा साहब। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं भाजपा का बनेगा। देखिए शहजाद तो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें है कि 43% कांग्रेस पार्टी ने वो मेंटेन रखा, यानी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद और इतने सारे आरोप लगने के बाद, और एकदम सेंसेशनलाइज कर दिया पूरे चुनाव को 508 करोड़ रुपया बीच में ला करके। हालांकि बाद में वो आदमी मुकर गया चुनाव के बाद में, लेकिन ये सारी चीजें बताती है कि कांग्रेस पार्टी के जो किए हुए काम थे उसको कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है, यानी जनता ने नजरअंदाज नहीं किया। जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम हुए हैं उसको जनता ने नजरअंदाज नहीं किया, उसके लिए हमको वोट दिया है। तो जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, मात्र जुमला और झूठ बोलने से वोट नहीं मिलेगा, ये जनता ने मैसेज दिया है। देखिए अब कांग्रेस पार्टी कहेगी राजस्थान में भी ये एप्लीकेबल होगा ना। अब राजस्थान राजस्थान आते आते विश्लेषण बदल जाएगा उनका। रणजीत जी बचकर बोले। अब ये कहेंगे ईडी सीबीआई भी काम ना आई, जनता फिर से कांग्रेस को। भाई देखिए ऐसा तो आपको भी बोलना ना। देखिए ऐसा है कि मैं बड़े सीरियसली एक बात बोलता हूं कि
जो मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि 1-8% वोट कम भी मिले छत्तीसगढ़ में, हमारी सीट कन्वर्जन बेटर है और इसीलिए मैं इन आंकड़ों पर अभी कोई सहमति नहीं जता रहा हूं। मैं सम्मान पूरा करता हूं, पर मुझे अभी भी लगता है, ये कोई फीलिंग नहीं, ये साइंटिफिकली मैं कह रहा हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से हमें बढ़त मिली है, हमारी सरकार निश्चित रूप सब लोगों ने यहां ये एक बात जरूर कही कि कि आपका कैंपेन जो था उसमें कोई कमी थी, ये देर से शुरू होना, इसको कह लें, या वहां पर कोई चेहरा ना देना। रेट्रोस्पेक्टिवली हम बहुत सारी चीजों को देखकर इस प्रकार का विश्लेषण कर सकते हैं, उनको थोड़ी रोका जा सकता है ऐसे विश्लेषण के लिए। वो उनका विश्लेषण है, हम उससे स्वीकार्य जरूरी नहीं है, पर वो उनका विश्लेषण है और सम्मानजनक, हम उसको अपनाते भी है। और मुझे लगता है कि हर एक विश्लेषण से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। हर्षवर्धन सौरभ जी, सर, हाँ बोलिए, आप बोलिए। मेरा ये कहना था इसमें कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, नेक टू नेक होता है बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा। टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल में से किसी मुख्यमंत्री बनाए। अब कर्नाटक का उदाहरण है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए कितना समय कांग्रेस को लगा था, जबकि इतना स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा तय करना। 2018 में तो 4 दावेदार थे, इस बार आप 2 ही मान रहे हैं? हाँ, इस बार तो 2 ही रहेंगे क्योंकि बाकी 2 कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। टीएस सिंहदेव लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस बार। जो 2.5 साल का उनको कमिटमेंट किया गया था, मुझे लगता है वो कहेंगे इस बार मुझे पहले 2.5 साल आप बनाइए, बाद में भूपेश चंद महीने के लिए डिप्टी सीएम हालांकि उनको बनाया गया था। देखिए सौरभ जी, मैंने पहले एक बहस में एक दिन कहा था चर्चा करते हुए कि भला हुआ कि राहुल गांधी का दबाव काम नहीं किया और टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया 2.5 साल, वरना कांग्रेस के पक्ष में जो होता हुआ दिख रहा है ये नहीं दिखता। और मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने बीच में कैंपेन में भूपेश बघेल को चेहरा थोड़ा सा पीछे किया, कहा कि एक जिसको कहते हैं ना कि कंबाइंड लीडरशिप है। मेरा ये मानना है कि अगर भूपेश बघेल को कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, हालांकि ऐसा नासमझी ऐसी नहीं करनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा संकट होगा। अब अंग्रेजी में कहावत है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हम वैसा तो नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री की बात करके। राहुल जी, देखिए, टीएस सिंहदेव ने अपने बयानों में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जो हूँ ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, अगर मेरे को संकेत दिए अगर मुझे कुछ नहीं मिलता। तो ये बात ज़रूर है कि अगर जो कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो ये एक कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी ट्रिकी मूवमेंट होगा कि कौन जो है मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी वोट शेयर की बात हो रही थी, मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के अलावा जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं उसमें 3% से कभी भी दोनों पार्टियों के बीच में ज़्यादा जो वोट शेयर जो है वो उसका डिफरेंस नहीं रहा है। तो अगर ये चुनाव सर्वे ये कह रहा है कि इतने वोट शेयर बीजेपी और इतना कांग्रेस का आ रहा है और उसमें 2% का वो है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की देखिए हमने बात कर ली, मिजोरम का भी मैं आपके सामने डेटा रख देता हूं। मिजोरम में चुनाव हुआ और मिजोरम में बीजेपी और कांग्रेस जो है वो साइड प्लेयर्स की भूमिका में ज्यादा रहे हैं। वहां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वही प्रबल दावेदार होती हैं चुनाव में।